बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, कितने रिक्वायर्ड है, कितने आपने रखने हैं, फेल सब्जेक्ट्स अगर कोई है तो उसको कैसे हैंडल करना है, आप कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस सेमेस्टर में करना चाहिए, एक्स्ट्रा सेमेस्टर से आप कैसे बच सकते हो और स्कॉलरशिप कैसे लगेंगी, इसका भी डायरेक्ट आपके कोर्स सिलेक्शन से रिलेशन है। तो ये आपको हर चीज़ इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, बहुत ही डीपली जाके आपको कोर्स सिलेक्शन की एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पे न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह अभी से इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं हमारी अनाउंसमेंट में। इसी अनाउंसमेंट के अंदर मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर दिया गया। फिर हम क्या करेंगे, अपने एलएमएस पे चलेंगे और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक इफेक्टिव कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो। और मैं पहले भी बताता होता हूं कि जो इफ़ेक्टिव कोर्स सिलेक्शन होती है उसका आपके साथ बहुत ही गहरा तल्लक होता है आपकी सीजीपीए के साथ, और उससे आप बहुत अच्छा सीजीपीए ले सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने लगा हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है, ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है ना वो हमारे पास है अप्रैल 10, ठीक है। अप्रैल 10 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन ये इससे भी एक वीक के लिए इंशाल्लाह आगे एक्सटेंड होगी। लेकिन आपने उस टाइम पे नहीं रहना, आपने अभी आराम से कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। कोर्स सिलेक्शन के अंदर जैसा आप डेट शीट में आते हैं और सीटें फुल हो जाती हैं, वैसा कोई चक्कर नहीं होता। लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अभी 10 दिन तो हमारी क्लास स्टार्ट होने में पड़े हैं, 1 अप्रैल को हमारी क्लास स्टार्ट होनी है। तो आराम से कोर्स सिलेक्शन कर लो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। 1-2 मिनट लगते हैं कोर्स सिलेक्शन करने में, लेकिन क्या है कि उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपके साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ, आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर तो कोई न्यूली स्टूडेंट है, यानी कि जिसका अभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए कोर्स सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऑलरेडी कोर्सेज सिलेक्टेड होते हैं, उसको पहले सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो बेफिक्र हो जाए। उसके बाद जो दूसरे तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड है या जो भी है, ठीक है, इनमें अगर आप कोर्स सिलेक्शन नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस जमा है होने वाली है और आपने फिर पे नहीं की, उसकी वजह से एलएमएस ब्लॉक है और आप फीस नहीं पे करते और आप कोर्स सिलेक्शन भी नहीं करते, तो आपको इनएक्टिव स्टूडेंट माना जाएगा। अगर आप कोर्स सिलेक्शन नहीं करते और आपका ये सेमेस्टर फ्रीज़ कर दिया जाएगा। फ्रीज़ का मतलब ये है कि एक जो 6 मंथ का सेमेस्टर है ये आपका फ्रीज़ होगा। जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा तब आप 2000 रुपये इस फ्री सेमेस्टर की फ़ीस पे करोगे और जो आपकी फ़ीस पहले रहती वो पे करोगे, और एक आप एक्टिव स्टूडेंट माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है हमारे पास है वो है कोर्स और वर्कलोड, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट हावर्स। बेसिकली क्रेडिट हावर्स का डायरेक्ट आपका कोर्स सिलेक्शन रूल्स के साथ अलग होता है, और इसमें क्या है कि कैसे आप इनको लेके चल सकते हो। क्रेडिट आवर्स बेसिकली होते क्या हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल, कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है, यहाँ पे मैं इनको बहुत ही सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास के क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली होता है क्या है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक। एक सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ लेक्चर्स आ रहे होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर आने हैं एक वीक के अंदर, तो वो सब्जेक्ट कितने आवर्स का होगा, 2 क्रेडिट आवर का होगा। लाइक इस्लामियात, पाक 301, ठीक है। ये क्या है, क्रेडिट आवर्स इनके 2 हैं और इनके 2 लेक्चर एक वीक के अंदर आपको रिसीव होंगे आपके एलएमएस पे, ठीक है। इसी तरह जो क्रेडिट आवर्स 3 का सब्जेक्ट होता है उसका मतलब होता है कि 3 लेक्चर आपको एक वीक के अंदर मिलेंगे, जिसमें आपके मोस्टली सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपको 3 क्रेडिट आवर्स के ही मिलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास होता है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है, और मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जिसका थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। लाइक अगर हम CS201 की बात करें तो वो क्या है, वो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। और जो CS201P प्रैक्टिकल वाला है उसका एक अलग से क्रेडिट आवर है, जिसके 4 टोटल, मतलब कि इनको बनाएं तो एक ही सब्जेक्ट है, 4 इनके टोटल क्रेडिट आवर्स बनते हैं। तो इनके क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल के हिसाब से भी उनका एक एक क्रेडिट आवर्स का, यानी कि जो एक एक लेक्चर है वो भी पर वीक आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बीच में एक ही सब्जेक्ट होता है जिसके इतने क्रेडिट आवर्स इंक्लूडेड होते हैं। हम क्रेडिट आवर्स को अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारी कोर्स सिलेक्शन जब हम करनी है तो वहाँ पे जो क्रेडिट आवर्स का सीनेरियो होगा वो
क्या होगा वो मैं आपको इधर दिखाऊंगा एलएमएस पे, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी और मैं चीज़ें बता दूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी वालों का बहुत ही, मैं कहता हूँ कि गंदा रूल है। इन लोगों ने या तो कोर्स सिलेक्शन रखनी नहीं चाहिए, अगर रखनी चाहिए तो फिर उसको सही से करना चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, गौर से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगी। कोई कह रहा होगा हमें अभी नीड बेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उस पर भी स्कॉलरशिप वो कहते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ड्यू टू यानी कि स्टडी स्कीम के लिए आप वहाँ पे स्टडी स्कीम की वजह से जो है ना वो आप एलिजिबल नहीं हो। ये तमाम जो जितने भी आपको इश्यूज आते हैं ना स्कॉलरशिप के अंदर, ठीक है, वो आपके डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं कोर्स सिलेक्शन से। इनका मानना ये है, यूनिवर्सिटी का रूल्स ये है कि अगर आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लेनी है या मेरिट बेस्ड लेनी है तो आपके जो एक स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट आ रहे होते हैं ना, आपने उनको रखना है। अब स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग कैसे सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपने एलएमएस पे आओ तो ये जो माई स्टडी स्कीम का ऑप्शन आपको नज़र आता है माई स्टडीड कोर्सेज के ऊपर, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो इसमें आपको डिटेल से बताया गया है कि जनाब आपका जो फलां सेमेस्टर है ना उसमें ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, इसके अलावा आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेमेस्टर 1 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये सब्जेक्ट बता दिए कि यही आपने पढ़ने। सेमेस्टर 2 की बात करें तो ये ठीक है, इसको बोलते हैं हमारी स्टडी स्कीम। अगर हम इसी स्टडी स्कीम के मुताबिक अपने हर सेमेस्टर को फॉलो करेंगे तो हमारी जो स्कॉलरशिप है वो लगेगी। अभी यहाँ पे फेल और जो इम्प्रूव सब्जेक्ट्स हैं उनको भूल जाओ, फिलहाल बात वो ये कर रहे हैं कि आपने इस तरह लेके चलना है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बुरा और गंदा रूल है। अगर यही रूल इन्होंने रखना है तो ये स्कॉलरशिप के लिए जो हमारी जो कोर्स सिलेक्शन है उसको रखे ही ना, खुद से ही हमें पता हो कि हमारे ये सब्जेक्ट आ गए हैं, हमने यही पढ़ने हैं, और कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन ही ना रखें, बस सिंपल, ठीक है। तो ये रूल इनका है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें अभी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कोर्स प्री रिक्विसाइट रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप यानी कि एडवांस लेवल पर एक चीज़ को ले जाना चाहते हो और उसमें इनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यानी कि दे सेड रूल मस्ट बी फॉलोड एंड गिवन ड्यू केयर व्हाइल मेकिंग कोर्स सिलेक्शन, यानी कि कोर्स सिलेक्शन के दौरान भी आपने उसको जो है ना वो फॉलो करना था। अब ये प्री रिक्विसाइट रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप जैसे कि जोलॉजी में नहीं होता और इंग्लिश में भी नहीं होता, दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना इस तरह के, ठीक है। ये जो जैसा मैंने एलएमएस ओपन किया वो इसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अगर आपने ये MGT 211 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ठीक है, पढ़ना है ना, तो इससे पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले पिछले सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये जो MGT 511 का, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि ये प्री रिक्विसाइट है। अगर आपने MGT को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना MGT 211 को आप रख सकते हो। इसको बोलते हैं प्री रिक्विसाइट रूल, ठीक है। जैसे कि आपको CS के सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है, वो बोलते हैं कि अगर आपने जनाब CS 301 को पढ़ना है तो CS 201 को पास करके आओ, फिर हम आपको पढ़ने देंगे, ठीक है। ये होता है प्री रिक्विसाइट रूल। इसको आगे प्रैक्टिकली देखते हैं जब हम कोर्स सिलेक्शन करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जो स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे यानी कि एडमिशन लिया था स्प्रिंग 2018 से लेके फॉल 2019 तक, उनके लिए कोर्स सिलेक्शन नहीं है, इसको छोड़ दें हम। उसके बाद है हमारे पास अगेन के स्टूडेंट विद ब्लॉक्ड LMS जिनकी फीस रहती है और LMS ब्लॉक हैं, वो अपनी कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका एंडोमेंट फंड वाला जो 1000 रुपये है वो भी रहता है तो काइंडली वो भी पे कर लेना, उसके बगैर भी आपका जो LMS है वो ओपन नहीं होने वाला। एंडोमेंट फ़ंड का 1000 रुपये, ठीक है। जो बाकी स्पोर्ट फंड है वो ना भी पे करो तो कोई बात नहीं, आपका LMS ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है वो क्या है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर ही आएँगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ। जब आप कोर्स सिलेक्शन ओपन करोगे तो इम्प्रूव सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे बाकायदा शो हो रहे होंगे कि जनाब ये आपके जो है ना वो सब्जेक्ट्स इम्प्रूव हैं, इनको आपने करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो फेलियर सब्जेक्ट्स में हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है कि ये जनाब फेल सब्जेक्ट है। और अगर इम्प्रूव सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूव सब्जेक्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं। इम्प्रूव सब्जेक्ट्स में जो आपके ग्रेड होते हैं उसमें आपका B- से लेके D ग्रेड तक जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते होते हो। और यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि जनाब हम इन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव
करें या रहने दें, ठीक है। तो मैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपका पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, ठीक है, या आपको लगता है कि आपका तीसरा सेमेस्टर है लेकिन आपका बीएस है, ठीक है, आपके पास पीछे 5 4 3 इतने सेमेस्टर पड़े हैं, तो आपने इम्प्रूव सब्जेक्ट्स का ऑप्शन चूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। उसका पता है फ़ायदा क्या होगा कि जो आपके पहले ऑलरेडी सब्जेक्ट रहते हैं जो आपने पढ़ने हैं अभी, उन पर ही अगर आप फोकस करो, जो आपके न्यू कोर्सेज होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इजीली सीजीपी जो ना वो अपडेट हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, अगर आप सारा जोर उन्हीं पे ला के अच्छे से पढ़ लो तो, ठीक है। और दूसरे लोग जिनका फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट होना है अभी और उनके पास कोर्सेज रखने की गुंजाइश है और वो यानी कि एबिलिटी भी है कि वो उनको पास कर सकते हो, तो तब उस सूरत में आप एक आधा सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हो, वो भी जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो इम्प्रूव सब्जेक्ट्स आपने तभी रखने हैं जब आपको बिल्कुल अशद ज़रूरत हो, अदरवाइज़ आपको पता है कि आपके पास 4 5 सेमेस्टर पड़े हैं, तो इम्प्रूव सब्जेक्ट रखने का फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका टाइम ज़ाया होगा, आपका जो फिर भी सीजीपी इंक्रीज नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा लोड पड़ जाना है आप पर। उससे अच्छा यही है कि जो आपके न्यू कोर्सेज आ रहे होंगे उनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है, समझ आई। और जो प्री रिक्वेसाइट रूल था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि MGT 411 जो है 41 जो है उसको आपने अगर पढ़ना है तो उससे पहले आपको MGT 101 को जो है ना वो पास करना पड़ेगा, तभी आप उसको रख सकते हो, ठीक है। ये प्री रिक्वेसाइट रूल था। उसके बाद यहाँ पे जो इम्प्रूव करते हैं ना उनके लिए बड़े मज़े की बात है, जो यूनिवर्सिटी का एक सही रूल है यहाँ पे दिया हुआ है इस लाइन के अंदर, कि अगर आप इम्प्रूव करते हो सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पार्ट 301 का सब्जेक्ट इम्प्रूव किया और जब उसका रिजल्ट आया तो वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, लेकिन पहले उसमें डी ग्रेड था, तो अब क्या सूरत हाल होगी, तो जनाब जो आपका पहले वाला ग्रेड था वही आपका कंसिडर किया जाएगा, अभी जो आप फेल हो आपको फेल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक रूल है, यानी कि जो पहले आपके नंबर हाईएस्ट थे उस सब्जेक्ट में आए थे वही आपके सही माने जाएंगे। अगर आप इंप्रूव करते हो नंबर कम आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो आपके नंबर काउंट नहीं होंगे, लेकिन जो आपने टाइम ज़ाया किया, जो अपना वक्त दिया उसको, वो तो गया ना, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप जो इम्प्रूव सब्जेक्ट है उसकी तरफ ना जाया करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई भी इशू होता है कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप उनको ईमेल कर सकते हो, बाकायदा ईमेल उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टिकटिंग सिस्टम है, ईमेल सिस्टम है, ठीक है। ईमेल आप इस जाके कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे आपको ना डिफरेंट जो है ना वो अकाउंट से रिलेटेड मिलेगा, यानी कि BBA, MPhil, मास्टर प्रोग्राम, BS, ये BS है वाला सेक्शन है इसमें बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप इनको जो है ना वो कर सकते हो, टिकटिंग कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद अब बात करते हैं कोर्स सिलेक्शन की, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं कोर्स सिलेक्शन के अंदर और जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको फेल सब्जेक्ट जो है ना वो कोर्स सिलेक्शन के अंदर रखने चाहिए या नहीं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। जब भी आप कोर्स सिलेक्शन पे ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह का ओवरव्यू आएगा, इसमें आपको कुछ भी अगर समझ नहीं ना आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, मेरी बातें भी आपको ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रही हैं, तो यहाँ पे टॉप पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स हैं, ये क्या है कि ये कोर्स सिलेक्शन के रूल्स हैं, ठीक है। हर बंदे के अपने अपने रूल्स होंगे। अगर आप BS में हो गए तो आपको इस तरह से होगा, लाइक अगर आप CS के हो गए तो आपको उस तरह से होगा। ये ऑलमोस्ट इसमें सारे रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें जो क्रेडिट हावर्स मिले हैं वो 15 हैं, कोई बोलता है हमें 18 हैं, कोई बोलता है हमें 21 है। तो वो भी जुगाड़ जो है इन्होंने जो लगाया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूल्स की बात करें तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो हमारी कोर्स सिलेक्शन है वो नहीं बनी, तो उन्होंने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी, पहली चीज़। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि क्रेडिट आवर्स लिमिट जो है वो जनाब कैसे इन्होंने फाइनलाइज की हुई है और कैसे अगर हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड होंगे तो वो कैसे मिलेंगे, एक एक चीज़ आपको बताने लगा, ठीक है। सबसे पहले देखें तो अगर आपका पहला सेमेस्टर होगा और सेकंड सेमेस्टर होगा, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपको जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दी जानी है वो कितनी है, 15 है, ठीक है। अगर आपका थर्ड होगा और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर होगा या थर्ड या उससे आगे के सेमेस्टर्स होंगे तो आपको 18 मैक्सिमम लिमिट दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी CGPA 3 से ज़्यादा होती है, ठीक है, आपकी CGPA 3 से ज़्यादा होती है सेमेस्टर के अंदर, तो 21 क्रेडिट आवर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें आपके 21 क्रेडिट आवर्स आपको दिए जाते हैं इन केस के अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रहता है ना, ठीक है, आपके यानी कि 24 क्रेडिट आवर्स आपको रिक्वायर्ड हैं और 21 आपको दिए गए हैं फाइनल सेमेस्टर के अंदर और आपका एक सब्जेक्ट रहता है, तो आप इनको टिकट जनरेट करो, ईमेल करो, ये आपको 3 क्रेडिट आवर्स मजीद देंगे, 24 क्रेडिट आवर्स की लिमिट देंगे और आप उसी सेमेस्टर के अंदर अपना पूरा फाइनल सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो। ये इनके रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो 18 यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टूडेंट की, तो इसकी अगर हम मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट देखें तो कितनी है, 18 है। अब इसका तीसरा सेमेस्टर है, इसको क्रेडिट लिमिट 18 दी गई है, लेकिन अगर इसकी CGPA होती ना 3 से ज़्यादा, ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे लिमिट थी ना ये 21 होनी थी। तो ये ना सोचा करें कि मुझे जो है ना वो 21 दी गई, फलाने को 18 दी गई, फलाने को 15 दी गई। ये आपकी एबिलिटी पे दी गई, आपके सेमेस्टर नंबर पे दी गई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे रूल्स दिखा दिए, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो को नहीं इतना मतलब कि क्या बोलते हैं कि इतना इशू नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपने पढ़ना है तो, ठीक है, इसमें आपको फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी मिल जाता है कि कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है, ये बता देते हैं कि कैसे आपने आगे का करना है, इसका इतना इशू नहीं। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो जब भी आप अपनी कोर्स सिलेक्शन ओपन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि हमने क्रेडिट अर्न किए हैं इतने, हम इतने रिक्वायर्ड हैं, हमें अब इतने रहते हैं, फालतू के क्वेश्चन हैं, ठीक है, फालतू के क्वेश्चन। यार आप अभी पढ़ रहे हो, आपकी डिग्री तो कंप्लीट नहीं हुई। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, जब आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद मुझे आके बताना कि मेरे जो क्रेडिट आवर यहाँ पे है ना वो कम शो हो रहे हैं। ये तभी शो हो रहे हैं क्योंकि आपके अभी तो सारे क्रेडिट आवर्स रहते हैं, अभी सब्जेक्ट रहते हैं, फेलियर सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ना किया करें। उसके बाद अब इसका करंट सेमेस्टर कितना है, 5 है, मैं पहले 3 आई थिंक बोल गया हूँ, ठीक है, इसका करंट क्वेश्चन सेमेस्टर जो है ना वो 5 है। अब यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है वो कितनी है, 18 दी गई है। 18 का मतलब ये है कि इस बंदे ने क्या कर सकता है कि ये 18 क्रेडिट आवर तक अपने सब्जेक्ट से चूज कर सकता है, अदरवाइज ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि 18 मुझे रिक्वायर्ड है, तो क्या मैं 18 से 17 क्रेडिट आवर रख सकता हूँ? तो रख सकते हो आप, ठीक है। जब आप नेक्स्ट एक रखोगे तो वो 18 नहीं होंगे, वो बल्कि 20 हो जाएंगे या 19 हो जाएंगे। तो वो रखने के बजाय आप एक आधा क्रेडिट आवर लिमिट कम कर सकते हो, आप 2 क्रेडिट आवर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपकी स्टडी स्कीम पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पहले बताया था वो कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस बंदे का फेलियर सब्जेक्ट है MGT 101 और मैं चाहता हूं कि इसका जो फेलियर सब्जेक्ट है इसको मैं साथ में लेके चलूं, क्योंकि इसने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है और अब अगर ये दोबारा इसी सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो मुझे पता है कि इस सब्जेक्ट को पास करने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट ने यानी कि इस सब्जेक्ट को इसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। तो फेलियर सब्जेक्ट जो हैं वो आप कोशिश किया करो सारे ना भी रखे जाएं तो कम से कम कोई एक दो जो होते हैं उसको लाजमी रखो। यही रीज़न बताना चाह रहा था मैं। उसका रीज़न सिंपल यही होता है कि आपने पिछले सेमेस्टर में उसको पढ़ा होता है, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है ना, थोड़े बहुत तो आपने उसके क्विज असाइनमेंट किया होता है, आइडिया होता है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस स्टूडेंट का मैंने जो फेलियर कोर्सेज थे वो जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इसके क्रेडिट हावर दिए गए हैं, मतलब कि 3। अब मैंने इस एक सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो इसके 3 क्रेडिट हावर हो गए। अब हमने 18 मुकम्मल करने हैं या फिर अपनी स्टडी स्कीम को देखना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी CGPA होगी और उनको हो सकता है 21 क्रेडिट आवर्स मिल जाए और वो जो है ना वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो एक्स्ट्रा लोड होगा वो ना लें क्रेडिट आवर्स का, बल्कि अपनी स्टडी स्कीम को फॉलो करें, ठीक है। मैं पहले बोला है स्टडी स्कीम को फॉलो करना है आपने, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टडी स्कीम आपकी दी गई है, जब आप इस पर क्लिक करोगे हर सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में जो आपने पढ़ने हैं वो आपको बताए गए हैं, उसके हिसाब में आपने रखना है, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इसका जो MGT 101 मैंने रखा है, उसके बाद यहाँ पे इसका MGT 111 है, ठीक है। इसके जो क्रेडिट आवर्स है वो कितने, ऑलमोस्ट ये जो इसका है ना प्रोग्राम, इसमें इसके 3 ही क्रेडिट आवर्स हैं। लेकिन अगर ज़ूलॉजी की बात करें या CS के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे CS 201 का सब्जेक्ट है या कोई भी CS का सब्जेक्ट है और उसके साथ प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, तो कोशिश करो इन दोनों को एक ही सेमेस्टर में रखो। उसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल अगर आप CS 201 की तैयारी करोगे ना तो CS 201 की तैयारी आपकी इजीली हो जाएगी, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, ठीक है।
दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो आप कोशिश किया करो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में जिस कोर्स में आ रहा है उसको उसी टाइम उसको निबेड़ो, ख़त्म करो उसको, ठीक है। अगर आप अलग से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखते हो तो उस पे फिर इशू बनता है, बंदे को समझ ही नहीं आती। और ये एक एक बहुत ही बड़ी बात है कि आपका यानी कि उस सब्जेक्ट का थ्योरी जो है वो अभी रहता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने करना है और आपने उसका प्रैक्टिकल अभी रख लिया है, तो आपको उसकी खाक समझ नहीं आएगी और उसमें आप फेल हो सकते हो, ठीक है। तो उससे अच्छा यही है कि जो आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट सेम आ रहे हैं ना उनको रखो, ठीक है। उसके बाद इसका मैं ये तीसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ और इसके अकॉर्डिंग अभी मेरे 9 क्रेडिट आवर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे पास 9 क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट का रूल लगाया हुआ है हमारे पास MGT 41 पे भी और ACC 501 पे भी। इन्होंने बोला है कि आप MGT 11 रखोगे तो ये पास होंगे। अब MGT 101 इसका फेलियर सब्जेक्ट है जो कि मैंने ऊपर चूज़ कर लिया है। अगर वो ऑलरेडी पास होता तो यहाँ पे मैं रख सकता था इन सब्जेक्ट्स को। अब वो पास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब्जेक्ट्स को नहीं रख सकता तो मैं क्या करूँगा, जो दूसरे इसके सब्जेक्ट्स हैं उनको रख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो भी रख लिया है, ये भी रख लिया है और ये भी रख लिया। अब मेरे पास 6 सब्जेक्ट हो गए हैं और 6 सब्जेक्ट को मिला के जो मेरी यहाँ पे क्रेडिट लिमिट बनी है वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। 2 ये हैं, ठीक है, 1 ये है, ठीक है, और 2 ये हैं और 1 फेलियर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कितने 6 सब्जेक्ट हैं, 6 3 18 18 मेरे पास क्रेडिट लिमिट थी जो मैंने चूज़ कर ली है। अब ये इस सूरत हाल में है जब आपके पास फेलियर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके पास फेलियर सब्जेक्ट्स नहीं है, आपका बिल्कुल वाइट वॉश आपने पास किया हुआ है हर सब्जेक्ट को, तो आपने अपनी स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग रख लेना है जो आपको फ़ायदा देगा, जिससे आपकी स्कॉलरशिप लगेगी। अदरवाइज़ आपके स्कॉलरशिप का जो मेन रीज़न ये बना देते हैं नखट्टू लोग, ये यही सिर्फ बना देते हैं कि जनाब आपने क्या किया कि आपने वो रखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने वो थोड़ा सा उधर गया हूँ तो ये इस तरह से इशू कर रहा है कि आप जो है ना यहाँ पर इशू कर रहा है वो हर चीज़ गायब होगी। तो आपने डरना नहीं है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे सेव सिलेक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो जो आपने वहाँ पे जो है ना ये मतलब कि थोड़ा इशू कर रहा है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने सेलेक्ट किए सब्जेक्ट, ठीक है, 6 सब्जेक्ट किए और मेरा जहाँ पे जो क्रेडिट आवर्स थे वो भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। समझ आ रही है आपको, क्रेडिट आवर्स भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक मुझे दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोर्स सिलेक्शन आप बार बार चेंज कर सकते हो, बार बार सिलेक्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, उनको अनसेलेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लास्ट में नहीं है कि आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिए तो वही है, दोबारा सेलेक्ट नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने कोशिश यही करनी है। अब मैं यहाँ पे ना इसका एक सब्जेक्ट जो है ना वो ये इंग्लिश का रख रहा हूँ, ये थोड़ा सिंपल है, ईजी है सब्जेक्ट, इसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और ये मैं एक जो है ना इकॉनमी का छोड़ रहा हूँ, इसको मैं आगे देखूँगा कि आगे उन्होंने मुझे क्या दिया। वो यहाँ पे देखें आगे सेमेस्टर में भी आपने चेक कर लेना। यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका जो अकाउंटिंग का और MGT 101 का सब्जेक्ट है वो पास होगा, तो ये आप रख सकते हो। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप अपनी स्टडी स्कीम को फॉलो करोगे तो ये इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये इश्यूज़ तभी आते हैं जब आप लोग फेल होते हो और आपको अगेन अपनी कोर्स सिलेक्शन इस तरह से डींगी चीबी जो होती है ना कोर्स सिलेक्शन वो करनी पड़ती है, ठीक है। अब कोर्स सिलेक्शन अगर आपको डींगी चीबी करनी ही पड़ रही है, ठीक है, और जो ज़ूलॉजी के अगर लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं तो हम करते क्या हैं, हम जो स्कॉलरशिप होते हैं उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल जो होते हैं ना वो दूसरे एरिया में देने होते हैं, दूसरी सिटी में जाके दूर दराज देने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे रहना भी पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते भी हैं। पहले 20 दिन रहना पड़ता था, ठीक है, अब 10 दिन कर दिया, होप्स ऑफ 1 वीक ही हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम करते क्या है कि हमारे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एक सेमेस्टर में कवर कर लेते हैं और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको दूसरे में कवर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि एक सब्जेक्ट में थ्योरी के साथ साथ रख लें, थ्योरी के थोड़े रख लें और प्रैक्टिकल के ज़्यादा रख लें। उसमें क्या होता है कि हम एक ही दफ़ा जाते हैं और अपने प्रैक्टिकल कवर कर आते हैं वहाँ पे, और क्या होता है कि हमारा जो खर्चा होना होता है वो तो ऑलरेडी हो चुका होता है, और जो ये स्कॉलरशिप देते हैं उसके इक्वल हमारा खर्चा होता है। हमें टेंशन नहीं होती स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है और सेव सिलेक्शन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा फेलियर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके फेलियर सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने अपने इस क्रेडिट लिमिट को भी तो देखना है ना, ठीक है। आप ऐसे फालतू में हर चीज़ को सिलेक्ट भी नहीं कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद आप जब यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपने यहाँ पे क्लिक पर लोड कलेक्टेड सिलेक्टेड ऑफर्स पर क्लिक करना, तो ये आपके यहाँ पे लोड हो जाएंगे आपके LMS के अंदर, ठीक है। आपको ना भी शो हो, ये अभी पुराने शो हो रहे हैं, ठीक है, ये अभी पुराने शो हो रहे हैं। आपने दोबारा यहाँ पर जाना है, ठीक है।
कोर्स सिलेक्शन के अंदर आपने दोबारा जाना है, जो मैंने आपको पहले बोला था लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, उससे नीचे वाले पर क्लिक करना है, फिर उससे नीचे वाले पर क्लिक करना है, फिर भी आपको शो नहीं हो रहे तो कोई मसला नहीं, लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद ठीक है, नीचे आया, मैं यहाँ पे दोबारा सेव सिलेक्शन पर क्लिक किया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अभी एक और इशू भी आता है जो स्टूडेंट बोलते हैं कि अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें, तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपने सेकंड वाले पर क्लिक करना है, क्लिक एयर पे। अब आपके जो कोर्स सिलेक्शन है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप अगर कोई सिलेक्ट अनसेलेक्ट करना चाहते हो, ड्रॉप करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यानी कि कोई सब्जेक्ट और रखना चाहते हो तो वो भी आप यहीं पे आके वो भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम होम पे चले जाते हैं। अगर आपको जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए वो शो नहीं हो रहे, जैसे कि अभी मुझे नहीं हो रहे, ये पुराने ही शो हो रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने एक दफ़ा लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है दोबारा। ठीक है, सिंपल हो गया। तब भी शो हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, शो नहीं हो रहे तो भी कोई इशू नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो क्लास शुरू होनी है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होनी। ठीक है, 1 अप्रैल से जब आपकी क्लास स्टार्ट होनी है ना, उस टाइम तक जो आपका एलएमएस है ये ऐसे ही बेडिंगा रहना है। ठीक है, इसको ऊपर जो है ना वो यानी कि मदम सा भी शो होगा, आपको सब्जेक्ट मदम से भी शो होंगे। वो तब तक होंगे जब तक के जो पीछे टीचर बैठा है वो उस सब्जेक्ट को एक्टिव नहीं करेगा, जब तक वो यहाँ पे जो आपको आपके लेक्चर शो हो रहे हैं ये लेक्चर नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये आपको क्लास स्टार्ट होने के 1 वीक बाद तक भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनका ऊपर आपको जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा होगा, ना लेक्चर शो हो रहे होंगे, मदम से शो हो रहा होगा। तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो टीचर जब उसको एक्टिव करेगा तभी शो होगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, वो पीछे से एरर होता है, एरर नहीं होता, आप कह सकते हो कि वो सब्जेक्ट इनएक्टिव होता है। वो टीचर पीछे से इसको एक्टिव करता है और इसके एलएमएस पे जो होता है वो लेक्चर अपलोड करता है, तभी आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा कोई और इशू है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन मैंने बताया कि सजेशन जो है ना वो अलाउ नहीं करना, और स्कॉलरशिप कैसे लगेंगी ये भी मैं आपको बता दी। हर चीज़ आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। लोगों की तरह ये नहीं लिखा कि ये वीडियो ना देखना, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोर्स सिलेक्शन मैंने सारी बता दी। उसके बाद मज़े की चीज़ आपको मैं जो बताने वाला हूँ ना, ठीक है, वो पता है क्या है? वो है हमारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आई हुई है, इस पे अप्लाई कैसे करते हैं? वैसे तो मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, लेकिन मैं दोबारा फिर बनाऊंगा थोड़ी अपडेट के साथ, आपको पता चले कि कैसे इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो स्कॉलर उसमें मैंने आपको बताई है ना, कोर्स सिलेक्शन के अंदर रूल्स बताए हैं। ठीक है, वो आपके अभी जो आप कोर्स सिलेक्शन करोगे उसके जो भी सिनेरियो होगा, जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपको पता चलेगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं, वो भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, यानी कि जो अभी नीड बेस पे बनाऊंगा। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आइए तो लाजमी चैनल को भी आपने फॉलो करना है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।